साल 1968, जगह मेम्फिस, टेनेसी। मार्च के महीने में इस अमेरिकी शहर के काले मजदूरों ने हड़ताल की। इनमें से ज्यादातर सफाई कर्मी थे और ये पुश्तों से रंग भेद झेलते आए थे। यूएस में गोरी चमड़ी वालों ने इनके पुरखों पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए थे जिनका हिसाब नहीं। लेकिन ये पीढ़ी जिसने हड़ताल की वो खुद को अपने पुरखों से अलग देखने लगी थी, क्योंकि उनके वक्त में एक मसीहा हुआ जो कहता था कि आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने मंजिल का दीदार कर लिया। मैं बस खुदा की मर्जी पर चल रहा हूँ। उसने मुझे रास्ता दिखाया। इस ऊंचे शिखर से मैं वो दुनिया देख सकता हूँ जिसका हमसे वादा किया गया था। हो सकता है कि जब हमारी कौम वहां पहुंचे तो मैं आपके बीच न रहूं, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे जरूर। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मन बड़ा प्रसन्न है, खुश हूं। मुझे अब किसी से डर नहीं रहा, क्योंकि खुदा का नूर मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, काले अमेरिकी लोगों के लिए डॉक्टर, या प्यार से उन्हें किंग बुलाते थे लोग। 7 समंदर पार अमेरिका में गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले किंग। उन्होंने काले लोगों के अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया। मेम्फिस के काले मजदूर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाए, वो किंग के ही फिनोमिना का एक मैनिफेस्टेशन था। मार्च 1968 में किंग इन मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मेम्फिस आए। उन्हें आने से पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी, फिर भी वो आए और यहीं के मेसन टेम्पल में उन्होंने 3 अप्रैल को वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसके एक हिस्से का भावानुवाद हमने अभी बताया। तो इस भाषण को अमेरिका में आई हैव बीन ऑन द माउंटेन टॉप स्पीच के नाम से याद किया जाता है। किंग ने इसमें मौत के खतरे को स्वीकारा, लेकिन ये भी कहा कि अब उन्हें मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि उन्होंने काले लोगों की मुक्ति का रास्ता देख लिया है और काले लोग अपनी आज़ादी पाकर रहेंगे, चाहे किंग रहें या न रहें। इस भाषण के कुछ घंटों बाद किंग लोरेन मोटेल पहुंचे, मेम्फिस में ही है। वो सड़क के किनारे बने इस होटल की दूसरी मंजिल पर रुके हुए थे। अगली शाम माने 4 अप्रैल को शाम 6:01 पर वो अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे कि तभी एक व्यक्ति ने उन पर राइफल से गोली दाग दी। ये गोली किंग की गर्दन में लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। खूब खून बहा। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शाम 7:05 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरे अमेरिका में सनसनी मच चुकी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो कमजोर तबके के लिए हमेशा खड़ा रहा, अब इस दुनिया में नहीं था। किंग की हत्या करने वाले शख्स का नाम था जेम्स अर्ल रे। रे एक घोषित अपराधी था, कन्विक्टेड फेलन था। उसको पहले भी कई मामलों में जेल हुई थी। किंग की हत्या करने के बाद वो कनाडा भाग गया और वहां से फिर लंदन गया। लंदन में उसे गिरफ्तार किया गया, लंबा केस चला, 99 साल की सजा सुनाई गई। पर उसने किंग का कत्ल किया क्यों? सरकारी बयान तो यही है कि रे एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था। माने वो मानता था कि गोरी चमड़ी वाले लोग भूरी या काली चमड़ी वाले लोगों से 20 होते हैं। जाहिर है रे किंग के विचारों से दिक्कत रखता था, नहीं चाहता था कि काले लोगों को अधिकार मिले, नफरत करता था। अमेरिका का उन्हें मानता नहीं था, इसलिए किंग को उसने मार डाला। लेकिन 3 साल बाद उसने अपना बयान बदला। कहा कि उसने किंग की हत्या किसी के कहने पर की है। किसके कहने पर, यह आज तक पता नहीं चला। अमेरिकी सरकार ने फिर किंग की हत्या पर जांच शुरू करवाई। इस जांच के दस्तावेज इकट्ठा हुए और इन दस्तावेजों को नाम दिया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर असैसिनेशन फाइल्स, या जिसे शॉर्ट में कहा गया एमएलके फाइल्स। एमएलके फाइल्स के साथ एक विवाद भी जुड़ा था। विवाद ये कि इसमें किंग की जाती जिंदगी से भी जुड़ी कई बातें लिखी गई थी। किंग अपने एक्टिविज्म के चलते अमेरिकी सरकार के रडार पर थे। एफबीआई के एजेंट्स उन पर निगरानी रखते थे। उन्हें किंग की जाती जिंदगी की बड़ी जानकारी थी और इन सब जानकारियों को भी एमएलके फाइल्स में शामिल किया गया। किंग की हत्या हुए 5 दशक से ज्यादा बीत गए, पर अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने एमएलके फाइल्स को रिलीज करने की हिम्मत नहीं जताई। ट्रंप ने जनवरी 2025 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद को संभाला, तब कहा था कि 9/11 फाइल्स को पब्लिक करेंगे, जेएफके फाइल्स को पब्लिक करेंगे, किंग की हत्या से जुड़ी फाइल्स को पब्लिक करेंगे और जेफरी एप्स्टीन की फाइल भी सार्वजनिक करेंगे। इन दिनों जब ट्रंप के एक्स एलन मस्क और मागा का एक बड़ा धड़ा एप्स्टीन फाइल्स के पीछे पड़ा है, ट्रंप ने ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश की है। रे के बयान ने किंग के कत्ल को एक अनसुलझी गुत्थी बना दिया था, तो ट्रंप ने एक पुराने जिन को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिकी जनता कह रही है कि ये एक शिगूफा है। उनका इल्जाम है कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया ताकि सबका ध्यान एप्स्टीन फाइल से हट जाए। मार्टिन लूथर किंग की बेटी है बर्नीस किंग। उन्होंने अपने पिता की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इंस्टा और एक्स पर शाया की है। कैप्शन दिया है, नाउ डू द एप्स्टीन फाइल्स।
तो आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप ने एमएलके फाइल्स पब्लिक क्यों की, क्या डिटेल सामने आई है, साथ में आपको मार्टिन लूथर किंग के जीवन के बारे में कुछ झलकियां भी देंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। फ्री वोट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर दशकों से चर्चा हो रही है। एक ऐसे राज्य का तस्वुर जहां सब बराबर हों, सब आजाद हों। अब इस आजादी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। वेस्ट की अपनी परिभाषा है, ईस्ट की अपनी है। हमारे पड़ोस में भी एक नेता थे जो हकीकी आज़ादी यानी असली आज़ादी की बात करते थे। इमरान खान जेल में है इन दिनों। बहरहाल फ्री वर्ल्ड की एक अवधारणा ये है कि अमेरिका इसका लीडर है और इसलिए वहां का राष्ट्रपति खुद को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड बुला लेता है। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि उसी अमेरिका में हाड़ मांस के लोग आजाद नहीं थे। गोरी चमड़ी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भगवान ने अपनी शक्लो सूरत दी है। ऐसे में इन्हें यह कहने का भी लाइसेंस मिल गया कि जो गोरे नहीं वो इंसान नहीं है, वो बैल या घोड़े की तरह कामकाजी जानवर है जिन्हें खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। जब अब्राहम लिंकन ने इस प्रथा को बंद करना चाहा तो सिविल वॉर हुआ। वहां दक्षिण के राज्य इस प्रथा को चलाना चाहते थे। सिविल वॉर में इन राज्यों की हार तो हुई, लेकिन गुलामी वाली मानसिकता खत्म नहीं हो पाई। यहाँ पे था वो। अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की जिंदगी दूभर रही, दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहे। 1865 में फिर लिंकन का भी कत्ल हुआ और इस हत्या के बाद भी काले लोगों के साथ भेदभाव जारी रहा। लिंकन के जाने के 64 साल बाद जन्म हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। किंग की पैदाइश 15 जनवरी 1929 को हुई थी अटलांटा में। किंग का परिवार बड़ा धार्मिक था। बचपन में जोर जोर से बाइबल पढ़ने को कहा जाता था और उनकी दादी उन्हें खाने के बाद बाइबल से ही कहानियां पढ़कर सुनाती थी। बचपन में किंग की दोस्ती एक गोरे लड़के से हुई। वो लड़का उनके घर के पास ही रहता था, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो दोनों को अलग अलग स्कूल में भर्ती किया गया। सेग्रीगेशन था। किंग को ब्लैक लोगों के स्कूल में भेजा गया और उनके मोहल्ले के दोस्त को गोरे लोगों के स्कूल में भेजा गया, जहां सिर्फ गोरे ही पढ़ते थे। यहाँ काले लोगों का आना प्रतिबंधित था। कुछ दिन बाद इस गोरे लड़के के माँ बाप को किंग और उनके बेटे की दोस्ती का पता चला तो उन्होंने ये दोस्ती ही खत्म करवा दी और वजह था चमड़ी का रंग। जब ये बात किंग को पता चली तो उन पर इसका बड़ा असर हुआ और बड़े होते होते उन्होंने अपने पिता के साथ भी ऐसा भेदभाव होते खूब देखा। एक और किस्सा है। एक बार किंग अपने पिता के साथ जूते लेने एक दुकान में गए। अब ये दुकान थी एक गोरे आदमी की। वहां किंग और उनके पिता से कहा गया कि आप पीछे जाकर के बैठिए। तब किंग ने कहा कि या तो हम यहीं बैठेंगे जहां सब बैठते हैं, या तो तुम्हारी दुकान से जूता नहीं लेंगे। किंग ने पढ़ाई में मन लगाया। चूंकि बचपन से उनकी पढ़ाई धर्म की तरफ ज्यादा थी तो वो आगे जाकर पादरी भी हुए। इसके पहले किशोरावस्था में उन्होंने एक न्यूज़पेपर में भी कुछ वक्त काम किया। कॉलेज के दिनों से ही प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, लेकिन 1955 में उन्होंने अपना पहला सफल आंदोलन चलाया। किंग अपने परिवार समेत अमेरिका के अलाबामा के एक शहर मॉन्टगोमरी में रहते थे। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में तब काले लोगों के साथ जबरदस्त भेदभाव किया जाता था और इस भेदभाव को सरकार का संरक्षण था। एक नियम था कि काले लोग बस में आगे नहीं बैठ सकते, जैसे जूते की दुकान में भी उन्हें नहीं बैठने दिया जाता था। अगर कोई गोरा बस में चढ़ेगा तो काले लोगों को उसके लिए सीट भी खाली करनी पड़ती थी और ये नियम सालों से चले आ रहे थे। ऐसे में दिसंबर 1955 में एक घटना हुई। रोजा पार्क्स नाम की एक ब्लैक वुमन बस में बैठी हुई थी। आगे के स्टेशन से बस में कुछ गोरे लोग चढ़ते हैं। तब ड्राइवर उस महिला से अपनी सीट छोड़ने को कहता है, लेकिन रोजा इनकार करती है। नतीजा हुआ कि रोजा को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की शुरुआत हुई। लूथर किंग जूनियर तब मॉन्टगोमरी इंप्रूवमेंट एसोसिएशन नाम की एक संस्था के अध्यक्ष थे। उन्होंने रोजा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन शुरू किया और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, गांधी वाला पैटर्न। इससे पहले यह हो रहा था कि जो ब्लैक रेजिस्टेंस था उसमें वायलेंस का एक फुट था और अमेरिकी सरकार के लिए इन्हें अतिवादी या चरमपंथी कह करके खारिज कर देना बहुत आसान होता था। लेकिन किंग धर्म की शिक्षा लेकर आए थे, अहिंसा का सबक उनके पास था, इसलिए जब वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते थे तो अमेरिकी सरकार को समझ ही नहीं आता था कि किंग से डील कैसे किया जाए। जो आदमी पत्थर ही नहीं उठा रहा उसे किस चीज का दोषी साबित किया जाए। किंग ने काले लोगों से बसों का बहिष्कार करने को कहा। अब बसों में चलने वाले ज्यादातर लोग ब्लैक कम्युनिटी से आते थे क्योंकि उनके पास कार्स नहीं थी। बहिष्कार से सरकारी बसों को घाटा होने लगा। सरकार इस पर भी बाज नहीं आई और उसने टैक्सी चालकों से भाड़ा बढ़ाने को कहा
जल्द ही मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मॉन्टगोमरी की घटना पूरे यूएस में फेमस हुई। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की इस मामले में दखल दिया और भेदभाव के कानून को गैर संवैधानिक करार दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनके सहयोगियों की जीत हुई और यह आंदोलन तब अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के लिए एक नजीर बना कि कैसे अहिंसात्मक तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। ये तो एक घटना हुई, ऐसी कई घटनाएं किंग के जीवन में मिलती हैं। किंग ने अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। 1963 में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए हकों की मांग के साथ वॉशिंगटन सिविल राइट्स मार्च बुलाया। मार्च के दौरान 28 अगस्त 1963 को उन्होंने अब्राहम लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक भाषण दिया, आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक ख्वाब है। इस भाषण को अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन के सबसे इंपॉर्टेंट लम्हों में गिना जाता है। इस भाषण और मार्च के चलते किंग उस साल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी बने। 1964 में वो सबसे छोटी उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले शख्स भी बने। लेकिन इन्हीं सारी वजहों से उनके कई दुश्मन भी बने। 4 अप्रैल 1968 को उन्हीं में से एक ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि 21 जुलाई को ट्रंप के आदेश पर किंग की हत्या से जुड़ी फाइल्स रिलीज हो गई हैं। इनमें क्या है? अमेरिकी सरकार की नेशनल आर्काइव की साइट पर ये फाइल्स रिलीज हुई हैं। 2,30,000 से ज़्यादा पन्ने हैं। क्योंकि ये फाइल अभी रिलीज हुई है तो इनको पढ़ लेना, सब कुछ इनका सोख लेना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो पता चला हम बता रहे हैं। FBI ने 1950 और 1960 के दशक में किंग की खूब निगरानी की, या कह लीजिए जासूसी की। दर्जनों जासूस उनके पीछे लगाए गए। जिन होटल्स में वो जाते थे वहां कैमरे इंस्टॉल किए जाते थे। यहां तक कि FBI ने उनके फोन की वायर टैपिंग भी की। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीकली ने इन फाइल्स की समरी छापी। इनके मुताबिक इन फाइल्स में किंग की निगरानी के सुराग मिले। उनके हत्यारे जेम्स रे को जानने वाले लोगों के इंटरव्यू और न्यूज़पेपर कटिंग्स इनमें शामिल हैं। इन फाइल्स में किंग के निजी जीवन की बातें भी लिखी हुई हैं। जब उनका एक्टिविज्म बढ़ रहा था तो कैसे अमेरिकी एजेंसियां उन पर निगरानी रख रही थी, ये बात फाइल में है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कई इतिहासकारों ने कहा है कि इस फाइल में किंग की हत्या के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। इस रिलीज में FBI ने किंग की जो वायर टैपिंग की थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल नहीं है कि क्या क्या रिकॉर्ड किया। न्यूज वीक ये भी कहता है कि FBI ने बदनीयती से किंग की जांच की। FBI के फॉर्मर डायरेक्टर जेम्स कोमी ने भी FBI की उस जांच की आलोचना ही की है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि FBI चाहती थी कि किंग का कैंपेन कमजोर पड़ जाए और उनकी शख्सियत को भी नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने उनके निजी जीवन की जांच भी करवाई। जासूसी। किंग के एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप्स के बारे में जिक्र मिलता है हिस्ट्री में। कहा जाता है कि FBI ने किंग के इस पहलू को भी उजागर किया, रेखांकित किया, ताकि इस इंफॉर्मेशन को उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया में कुछ जगह ये भी लिखा जा रहा है कि किंग को एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर बताकर उनकी जांच की जा रही थी। बताइए, तब कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर कहा जाना ही बड़ी बात होती थी। आज तो ट्रंप खुलकर ममदानी को एक कम्युनिस्ट बोलते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बहरहाल इन फाइल्स की रिलीज पर किंग के परिवार का स्टेटमेंट भी आ गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि तत्कालीन FBI डायरेक्टर J. एडगर हूवर ने उनके पिता के खिलाफ झूठ फैलाया, उन्हें कट्टरपंथी कहा। ये सब इसलिए किया गया ताकि उनके सम्मान को चोट पहुंचाई जा सके। किंग के बच्चों ने कहा है कि इन फाइल्स को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक धड़ा ट्रंप के इस कदम को ध्यान भटकाने वाला भी बता रहा है। अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एल शार्पटन का कहना है कि ट्रंप ने यह फाइल पारदर्शिता दिखाने के लिए रिलीज नहीं की, वो एप्स्टीन फाइल्स वाले मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। किंग फाइल्स में और क्या क्या सामने आता है वो हम आपको बताते रहेंगे राजदूत में। अभी के लिए इस चैप्टर को विराम देते हैं और 2 अपडेट्स भी आपको देंगे। पहला अपडेट गजा वॉर से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और 21 देशों ने यूरोपियन संघ के साथ मिलकर गजा में चल रही जंग को तुरंत रोकने की मांग की है। इन देशों का कहना है कि 21 महीने की लड़ाई के बाद गजा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों का दुख दर्द असहनीय हद तक पहुंच गया है और इसने बड़ा मानवीय संकट पैदा किया है। इन देशों ने 3 बड़ी मांगे रखी हैं: तुरंत युद्ध विराम, हमास से जिन लोगों को बंधक बनाए उनकी रिहाई, और नंबर 3 ज़रूरी मदद जैसे खाना पानी की बिना किसी रोक टोक के सप्लाई। अब ये कितने मासूम देश हैं। एक रूस ने यूक्रेन पर हमला क्या कर दिया, इन्होंने आसमान सिर पर उठाया हुआ है, लेकिन ये छोटे से एक देश से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। याद रखिए, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस है, 2 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जिनके पास वीटो है, लेकिन ये एक ऐसे नेता के सामने लाचार हैं जो होलोकॉस्ट की यादें ताज़ा करने पर आमादा है। इजराइल ने मार्च महीने से गजा की नाकेबंदी की हुई है। वो UN को यहाँ खाना नहीं बांटने दे रहा है, एक अमेरिकी संगठन से ऐसा करवा रहा है। दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब ये लोग आटा लेने जाते हैं तो इजरायली सेना उन पर गोली चलाती है। आटा नहीं लाएंगे तो भूख से मार जाएंगे, और उससे बच गए तो इजराइल बम से उड़ा देगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई।
मई के बाद से अब तक आटे की लाइन में 875 लोगों की जान गई है। दूसरा अपडेट अमेरिका से है। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने कहा है कि जब बाइडेन ने ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट की थी तब उन्होंने नींद की दवा ली थी, इसलिए इतने स्लो थे। एक इंटरव्यू में हंटर ने कहा कि मेरे पिता 81 साल के हैं, इतना ट्रैवल किया था कि थक गए थे और नींद के लिए एम्बियन दी गई थी, फिर स्टेज पर वो एकदम डरे हुए दिखे। एम्बियन एक ऐसी दवा है जो नींद की समस्या के लिए थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो बाइडेन के ऑफिस ने हंटर के इस खुलासे पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपको याद होगा कि उस डिबेट में बाइडेन का प्रदर्शन बहुत खराब था, बीच बीच में बात भूल जा रहे थे। इस डिबेट में हार के बाद ही उनकी उम्मीदवारी कैंसिल हुई और फिर कमला हैरिस को कैंडिडेट बनाया गया, जिन्हें लोगों ने कैंसिल कर दिया। इन्हीं जानकारियों के साथ राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और नेवी ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।